नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धोआयस में। सिद्धोआयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी बुक की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बुक के 5th चैप्टर की, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारा अर्थ है उसके जो महत्वपूर्ण डोमेन्स है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्यावरण है उसके महत्वपूर्ण 3 कंपोनेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिनमें पहला है भूमंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। दूसरा है वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। तीसरा है जलमंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और यहाँ पे हम बायोस्फीयर की भी बात करेंगे। बायोस्फीयर को इसी लेक्चर में आगे इन डिटेल में हम देखने वाले हैं। उससे पहले लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इनका जो वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से, वो कैसे हुआ, इसको जरा यहाँ पर हम वर्ड ओरिजिन के माध्यम से देख लेते हैं। इन द ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस मीन स्टोन, एटमोस मीन्स वेपर, हुडोर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। ये जो तीनों वर्ड है इसका ओरिजिन हमें ग्रीक वर्ड से देखने को मिलता है। लिथोस्फीयर का ओरिजिन हमें लिथोस इस वर्ड से देखने को मिलता है, जिसका मीनिंग है स्टोन या चट्टान। एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हमें एटमोस इस वर्ड से देखने को मिलता है, जिसका मीनिंग है वेपर या बाष्प, हम जिसे कह सकते हैं। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, इसका ओरिजिन हमें हुडोर इस वर्ड से देखने को मिलता है, जिसका मीनिंग है वाटर या जल। और बायोस्फीयर, इसका ओरिजिन हमें बायोस मतलब जीवन इस वर्ड से देखने को मिलता है। चलते हैं आगे बात करेंगे इन डिटेल में लिथोस्फीयर की। यहाँ पर हम बात करेंगे भूमंडल की। तो हम लिथोस्फीयर किसे कहेंगे? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट comprises rock of the earth crust and the thin layer of soil। तो देखिए, हम लिथोस्फीयर कौन सा एरिया है? जो हमारे अर्थ का जो सरफेस का एरिया है, जो कि सॉलिड पोर्शन वाला एरिया है, जो हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। जो हमारे अर्थ का ठोस एरिया है उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे, जहां पे हम जीवन जीते हैं, जहां पे हमने अपने घर या हमारे जो सेटलमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? उस एरिया को हम लिथोस्फीयर कहेंगे। अब ये जो लिथोस्फीयर है वो किससे बना हुआ है? ये जो लिथोस्फीयर है वो रॉक्स, चट्टानों से बना हुआ है, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो मिट्टी है, मिट्टी की एक छोटी सी परत हमें अर्थ के क्रस्ट पे देखने को मिलती है। उस परत को मिलाकर और रॉक या चट्टानों को मिलाकर हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर बना हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा लिथोस्फीयर है उसको 2 महत्वपूर्ण डिवीजन में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिनमें पहला है लार्ज लैंड मास, जिसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंट, जिसे हम हिंदी में महाद्वीप भी कहते हैं। दूसरा है ह्यूज वाटर बॉडी, जिसे हम ओशन बेसिन कहेंगे, जिसे हम हिंदी में महासागर कहेंगे। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण 2 डिवीजन में हमने क्या किया है? लिथोस्फीयर को डिवाइड किया है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। देखिए, जो सी वाटर होता है उसका जो लेवल होता है वो हमें विश्व में आप कहीं भी जाए आपको सेम ही देखने को मिलेगा। वहां पे इस प्रकार से ऊंचा नीचा कोई भी एरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी की मदद से क्या किया जाता है, इसको जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। Elevation of the land measured from level of the sea which is taken 0. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meter above the sea level. The greatest depth of 11,022 meter recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। तो देखिए, जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वहां पे जो भी एरिया ऊंचा व नीचा एरिया हमें देखने को मिलता है, उस एरिया को नापने के लिए एज ए बेस हम ये जो फ्लैट एरिया हमें सागर या समंदर के सरफेस पे देखने को मिलता है उसे एज ए 0 बेस की लाइन यहाँ पर हम लेते हैं, और यहाँ से ये जो पहाड़ होते हैं, ये जो माउंटेन होते हैं, उनकी हाइट को नापने का हम काम करते हैं।
तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट हमें यहाँ पे एज एग्जाम्पल दिया गया है, जिसकी ऊंचाई हमें 8,848 मीटर बताई गई है। वहां पे उसी समय द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड जो कि हमें मरियाना ट्रेंच जो कि इन पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है, जो कि है 11,022 मीटर हमने यहाँ पे देखी है। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट और ओशन का मैप दिया गया हुआ है। उसके आधार से हम जो लार्ज लैंड मास है और जो लार्ज वाटर बॉडीज है उनको आसानी से यहाँ से हम लोकेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ विश्व में 7 महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका आता है, फोर्थ नंबर पे दक्षिण अमेरिका आता है, फिफ्थ नंबर पे हम यूरोप को देख सकते हैं, सिक्स नंबर पे हम ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं और आखिर में 7वें नंबर पे हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमने बात की कॉन्टिनेंट की। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो ओशंस है, जो महासागर है, उनको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर नजर आ रहा होगा, जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इंडिया के साउथ में हमें हिंद महासागर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एशिया के ईस्ट में हमें फिर से प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर देखने को मिल रहा है। जो अंटार्कटिका है उसके नॉर्थ में हमें दक्षिण महासागर देखने को मिलता है और यूरोप के नॉर्थ में हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। दीज आर दी सम लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, जिनकी यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पर इन डिटेल में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, हम बात करेंगे वायुमंडल की। द गैसियस लेयर दैट सराउंड the earth is the atmosphere. The atmosphere extends up to the height of 1,600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition of the atmosphere, temperature and other properties. These layers starting from the earth's surface are called: first is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is थर्मोस्फीयर एंड लास्ट फिफ्थ इज एक्सोस्फीयर। तो इन्हीं लेयर को इन डिटेल में हम इस आकृति के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में ये जो कुछ लाइनें दी गई है उनको जरा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो एटमॉस्फेयर हम किसे कहेंगे? देखिए, जो हमारा अर्थ है उस अर्थ के अराउंड इस प्रकार से एक गैसेस की लेयर हमें देखने को मिलती है। तो इसी लेयर को हम क्या कहेंगे? इसी लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। ये हमारा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के सरफेस से अगर इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो वो हमें कितनी देखने को मिलेगी? वो लगभग हमें 1600 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। वही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में हमने डिवाइड किया है और उसका बेस हमने क्या लिया है? उसका बेस हमने जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर और आखिर में और भी कई प्रॉपर्टीज को हमने वहां पे लिया है। तो यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है वहां से अगर हम बात करें, जो 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उनको जरा इस आकृति के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अर्थ का सरफेस है उसके सबसे क्लोज आता है पहला लेयर जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, क्योंकि इसी लेयर में जो भी इन्वायरमेंटल फेनोमेना है लगभग 90 to 95% इसी एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर की जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है तीसरे नंबर पे मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद चौथे नंबर पे आने वाली लेयर है थर्मोस्फियर और आखिर की 5वें नंबर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फियर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज द एटमॉस्फेयर लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अप। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन चूकना नहीं चाहिए और आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। तो चलते हैं आगे। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ
oxygen and nitrogen. Nitrogen is 78%, oxygen is 21% by volume, and 1% by volume of the other gases like carbon dioxide and argon. Oxygen required for breathing, while nitrogen is essential for growth of the animal. Carbon dioxide is essential for the growth of the plants and the temperature balance of the earth. The density of the atmosphere is highest on the ocean floor. As we move upward, the density decreases. देखिए यहाँ पे पहली लाइन में ही हमें बताया गया है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है। हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इन दो गैसेस से बना हुआ है। उसका रीजन क्या है? देखिए जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% हमें देखने को मिलती है, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें 21% देखने को मिलती है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? इट विल बी 99% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर गैसेस इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वहां पे हमें 1% ही अदर गैसेस देखने को मिलती है, जिसमें हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है प्रमुख रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दो गैसेस से बना हुआ है। यहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट हमें ब्रीदिंग के लिए जरूरी होती है, वही जो नाइट्रोजन है वो जो प्लांट और जो एनिमल्स है उनकी ग्रोथ के लिए हमें जरूरी होता है। जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जरूरत हमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होती है। उसी समय जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जरूरत होती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, जो हमारा जो ओशन फ्लोर है या जो हमारे ओशन का सरफेस एरिया है, वहां पे हमें एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है या घनत्व है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं विद द एल्टीट्यूड, जो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर हम कम होती हुई देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे जलमंडल को। तो हाइड्रोस्फीयर हम किसे कहेंगे? वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its form. More than 97% of the earth's water is found in the ocean. देखिए जो हमारा अर्थ है उसका एक बड़ा हिस्सा किसने कवर किया हुआ है? उसका एक बड़ा हिस्सा वाटर ने कवर किया हुआ है। जो हमारा अर्थ है उसमें हमें 71% एरिया पे क्या देखने को मिलता है? हमें वाटर देखने को मिलता है। वही 29% एरिया में हमें लैंड देखने को मिलती है। तो ये जो वाटर का जो कवर हमारे अर्थ के अराउंड हमें देखने को मिलता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, उसे ही हम जल मंडल कहेंगे। देखिए जो हाइड्रोस्फीयर है इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर इन द ऑल द फॉर्म। वाटर इन द ऑल द फॉर्म इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर हमें 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहला है लिक्विड फॉर्म, दूसरा है सॉलिड फॉर्म और आखिर में हमें गैसियस फॉर्म में क्या देखने को मिलता है? आखिर में हमें गैसियस फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है। लिक्विड फॉर्म में हमें जल मतलब वाटर देखने को मिलता है, सॉलिड फॉर्म में हमें आइस या बर्फ देखने को मिलती है, और गैसियस फॉर्म में हमें वाटर के जो भी वेपर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर को समझा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बायोस्फीयर की, हम जीव मंडल को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बायोस्फीयर किसे कहेंगे? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर that is unique to this planet exist. There are several species of organisms that vary in size from microbes, bacteria and huge mammals.
Carbon dioxide CO2 is an important constituent of the air, but increase in the amount of the CO2 leads to the increase in global temperature. This is termed as the global warming. There is huge need to limit use of the resources of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, atmosphere एंड हाइड्रोस्फीयर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बायोस्फीयर का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस आकृति के माध्यम से। यहाँ पे हमने 3 सर्कल बनाए हैं और ये जो 3 सर्कल है उनमें से हमारा पहला सर्कल है वाटर का, दूसरा सर्कल है लैंड का और तीसरा सर्कल है हमारा एयर का। अब ये जो तीनों सर्कल है जब एक साथ आते हैं और एक नैरो जोन बनाते हैं, उस नैरो जोन को हम क्या कहेंगे? उस नैरो जोन को हम बायोस्फीयर कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो तीनों सर्कल है उन्होंने यहाँ पे एक नैरो जोन बनाया हुआ आप देख सकते हो। तो इसी एरिया को हम क्या कहेंगे? इसी एरिया को हम क्या कहेंगे? इसी एरिया को हम कहेंगे बायोस्फीयर। इसी एरिया को हम कहेंगे जीवमंडल। तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमें कई सारे स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, मतलब कई सारे जीवों की जो प्रजातियां है हम इस एरिया में देख सकते हैं, जो कि माइक्रोब्स हो सकते हैं, वहां पे हमें बैक्टीरिया भी देखने को मिलता है और वहां पे हम ह्यूज मैमल्स जैसे कि हाथी, जिराफ, इस जैसे बड़े बड़े मैमल्स भी वहां पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की नैरो जोन ऑफ द बायोस्फीयर और उसको समझा। अब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रोल को हमारे एटमॉस्फेयर में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारा जो एयर है, जो हमारी गैस है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब इसका इंक्रीज हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है तो तब क्या होता है, जो हमारा वैश्विक तापमान है वहां पे हमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी को क्या कहा गया है? इसी को आज के दिनों में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हम देख सकते हैं। अगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना होगा? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है जिनका हम यूज करते हैं उन्हें हमें क्या करना होगा? उन्हें हमें बैलेंस करना होगा। ये जो बैलेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है वो हम कैसे करेंगे? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फीयर है वहां से जो भी रिसोर्सेस का हम यूज करते हैं उसको एक तरह से हम बैलेंस करके हम क्या कर सकते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से फेस या टैकल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, जिसे हिंदी में महाद्वीप भी कहा जाता है। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. हमारा जो विश्व है वहां पे हमें 7 लार्ज कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। और ये जो 7 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उनको लार्ज वाटर बॉडीज ने क्या किया है? अलग किया हुआ हम देख सकते हैं। इस आकृति के माध्यम से या इस मैप के माध्यम से आप उसको आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका आएगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका आएगा, यहाँ पे यूरोप हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और आखिर में हमें अंटार्कटिका देखने को मिलता है। ये जो कॉन्टिनेंट है उनको जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है उन्होंने क्या किया है? अलग किया है। यहाँ पे आपको यूरोप और अफ्रीका को साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन। वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली वाटर बॉडी है वो है पैसिफिक ओशन। उसी समय अफ्रीका, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली वाटर बॉडी है, यहाँ पे हमें मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें रेड सी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उनको क्या किया है? जो लार्ज वाटर बॉडीज है उन्होंने क्या किया है? अलग थलग किया हुआ है। तो यहाँ पे इन डिटेल में ये जो हमारे 7 महाद्वीप है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एशिया की, जिसका हम एक पार्ट है। हमारा इंडिया एशिया के कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, spread over 1/3 of the total area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent.
Asia is separated from Europe by Ural mountain on the west. The combined landmass of the Europe and Asia is called Eurasia. देखिए, जो हमारा एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया ने क्या किया है, जो विश्व की जो भूमि है उसका 1/3 एरिया को उसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। हमारा एशिया, जो हमारा अर्थ है उसका जो ईस्टर्न का जो हेमिस्फीयर है वो इस एरिया में देखने को मिलता है, मतलब जो ग्रीनिच लाइन है उसके ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। वही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से गुजरता हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे कहीं पे हमें एक उराल माउंटेन की रेंज देखने को मिलती है जिसने क्या किया है, यूरोप और एशिया को अलग करने का काम किया है। यूरोप और एशिया अगर इन दोनों को एक साथ ले ले तो उसे कहा जाता है यूरोशिया। यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, यूरोशिया। यहाँ पर आप इस मैप के माध्यम से जो हमारा एशिया है उसको विश्व का जो मैप होता है उसमें आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। ये जो बीच का जो एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा एशिया है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोप की। स्मॉलर देन एशिया, लोकेटेड वेस्ट साइड ऑफ एशिया, आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू ऑफ इट्स 3 साइड बाउंडेड बाय ओशन। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो हमारे एशिया के वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो एशिया है उससे इसकी साइज हमें कम देखने को मिलती है। यूरोप से हमें आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजरता हुआ आप देख सकते हो और यूरोप की 3 साइडें वाटर के द्वारा बाउंडेड है। यहाँ पे हमें आर्कटिक सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें अटलांटिक सी देखने को मिलेगा और इस एरिया में हमें मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे विश्व के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। It is only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The world's longest river, Nile, flow through the Africa. अफ्रीका विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया। जो इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री की लाइन जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, अफ्रीका को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो अफ्रीका है उसका ज्यादातर हिस्सा हमें जो हमारा अर्थ है उसके नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के तीनों जो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है वो गुजरते हुए हम देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो अफ्रीका में देखने को मिलता है जिसका नाम है सहारा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी भी हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये अफ्रीका का मैप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आता है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आएगा रेड सी, यहाँ पे आएगा इंडियन ओशन और इस एरिया में हमें अटलांटिक सी देखने को मिलता है। तो देखिए जो अफ्रीका है उससे तीनों के तीनों महत्वपूर्ण लैटिट्यूड गुजरते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही हमें विश्व की सबसे लंबी नदी इस एरिया में देखने को मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट भी हमें सहारा इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, बात करेंगे उत्तर अमेरिका की। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। 3 oceans surround this continent. The continent lies completely in the northern and western hemisphere.
जो नॉर्थ अमेरिका है वो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम जो छोटी सी लैंड स्ट्रिप है जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा, उसने किया हुआ हम देख सकते हैं। ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी तीनों साइडों की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, सी देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो पूरा का पूरा एरिया हमें नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। मतलब इस एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया में हमें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप देखने को मिल रहा है। विश्व का सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका इसी कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जो इस्थमस ऑफ पनामा की हमने बात की थी, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, तो वो है इस्थमस ऑफ पनामा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसकी तीनों साइड की तरफ हमें ओशन देखने को मिलता है। यहाँ पे नॉर्थ में हमें आर्कटिक सी देखने को मिलेगा, हमें वेस्ट में हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है और हमें ईस्ट में अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड the Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has world's largest river, the Amazon. देखिए जो साउथ अमेरिका है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। उसी समय साउथ अमेरिका में हमें एंडीज पर्वत की एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के रूप में उसे देखा जाता है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी हमें इसी एरिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ब्राजील का एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में अमेज़न या अमेज़न के जंगल या वो जो नदी है उसका बेसिन हमें देखने को मिलता है। जो साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट में हमें साउथ पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका के साउथ में हमें अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका के ईस्ट में हमें साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है और जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ में हमें कैरेबियन सी देखने को मिलता है। विश्व का सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। is the smallest continent that is lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and sea. It is called island continent. देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है और इसकी सभी साइड्स में हमें ओशन देखने को मिलता है। इसी कारण इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आखिर में हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट as it is located in the south polar region. It is permanently covered with the thick ice sheet. Many countries have a research center in Antarctica. India also has research station there, the Maitri and Dakshin Gangotri. जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो एक काफी बड़ा महाद्वीप के रूप में हम उसे देख सकते हैं। ये पूरी तरह से हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। जो साउथ पोल है वो साउथ पोल हमें एट द सेंटर ऑफ द अंटार्कटिका देखने को मिलता है। मतलब जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके सेंटर में हमें यहाँ पे साउथ पोल देखने को मिलेगा। अब ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के रीजन में आने के कारण इसका जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे हमें बर्फ की एक मोटी चादर देखने को मिलती है, जिसे कि स्थायी रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में कई सारे देशों ने क्या किया है, उनके संशोधन केंद्रों को स्थापित किया है। वहीं पे जो हमारा इंडिया है उसके भी कुछ संशोधन केंद्र हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे हमें
ये जो अंटार्कटिका का मैप नजर आ रहा है, इस मैप की सहायता से हम अंटार्कटिका का जो लोकेशन है उसको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। देखिए, जो साउथ पोल की हमने बात की थी वो हमें एट द सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो साउथ के पोलर रीजन में होने के कारण ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हमें देखने को मिलता है। और इसी एरिया में कई सारे देशों ने उनके रिसर्च स्टेशन या संशोधन केंद्र इसी एरिया में स्थापित किए हुए हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो एनसीईआरटी छठी क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसके 5th चैप्टर को यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, और आपके सुझाव या कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसी समय जो अपना सिद्धू आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आखिर में एक बात, जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। वहां पे आपको जाना है, चैनल को ज्वाइन करना है और वहां से ये सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं।